we're going to discuss the Fifth Republic, the Constitution of the Fifth Republic. Basically हम फ्रांस की बात करेंगे और फ्रांस के अंदर बेसिकली रिपब्लिक की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट रिपब्लिक, सेकंड रिपब्लिक, थर्ड रिपब्लिक, फोर्थ रिपब्लिक एंड प्रेजेंटली इज फिफ्थ रिपब्लिक. द आइडिया इज के हर दफा जब उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ तो पिछला पॉलिटिकल सिस्टम उनका खत्म हो गया, पिछला पॉलिटिकल सिस्टम उनका लैप्स हो गया विद एवरी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. तो उसको वो फिर एक नई रिपब्लिक का नाम देते थे. तो नेपोलियन जब आया तो वो फर्स्ट रिपब्लिक बनी, फिर उसके बाद सेकंड रिपब्लिक, और मल्टीपल टाइम्स जो ये जो नई रिपब्लिक्स बनी है ये ऐसे नहीं कि रैंडमली वन डे दे डिसाइडेड कि लेट्स हैव अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. काफी पॉलिटिकल टर्मोइल्स एंड देयर वर लॉट ऑफ पॉलिटिकल अपहीवल्स, और उसकी वजह से फिर उन्होंने जरूरत महसूस की कि पिछले पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म करके एक नया पूरा का पूरा नया आइन लेकर आया जाए, पिछला वाला स्क्रैप, कंप्लीटली न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और तब से फिर नया रिपब्लिक का वो तस्वुर करते हैं. तो अभी जो फ्रांस का सियासी निज़ाम चल रहा है वो उनका फिफ्थ रिपब्लिक कंसिडर होती है, और ये स्टार्ट हुआ था जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन फिफ्थ रिपब्लिक का ऑपरेटिव हुआ अक्टूबर 4, 1958 में, एंड चार्ल्स डे गॉल बिकेम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट. चार्ल्स डे गॉल बेसिकली उनका एक वेटरन मिलिट्री जनरल था जिसको जब फोर्थ रिपब्लिक में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हुए. आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर 90s में जिसने म्यूजिकल चेयर ऑफ डेमोक्रेसी था कि एक की 2 साल हुकूमत, फिर दूसरे की 2 साल, फिर एक की 2 साल, फिर 2 साल हुकूमत तो गिरती रहती थी. कभी किसी ने किसकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, कभी आपस में लेग पुलिंग चल रही है, तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी. तो फोर्थ रिपब्लिक फ्रांस भी इसी तरीके से था कि वो स्टेबल नहीं थी. मल्टीपल टाइम्स 12 सालों में गालिबन 21 गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं उनकी. सो 21 गवर्नमेंट्स वर चेंज्ड इन 12 ईयर्स. तो उसके बाद उन्होंने कहा कि बस हमें एक नए सियासी निज़ाम की ज़रूरत है. दे इनवाइटेड चार्ल्स डे गॉल और उसने इलेक्शन कंटेस्ट किया, बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, और माइकल डिब्री ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया इस कॉन्स्टिट्यूशन का. इसका मकसद ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टेबिलिटी को ख़त्म किया जाए, और उन्होंने एक सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग और स्टेबल एग्जीक्यूटिव था. As we go along with this lecture, I'll explain the rationale for different things as well. Very simple things. सबसे पहले कि it's a written and codified constitution. There are total 89 articles. Originally there were 92 articles, लेकिन Algerian independence के साथ 3 articles निकल गए क्योंकि वो 3 articles Algeria से relate करते थे. Algeria basically was a colony, North African colony of France, जिसने independence हासिल की. तो उसके बाद से ये इसका 3 articles कम हो गए. Presently 89. It's not considered a very well-written constitution according to some experts because it was drafted in a hurry amidst Algerian crisis and political instability. It is a rigid constitution. Rigidity का आपको आइडिया याद होगा, हमने पूरा डिस्कस किया था कि rigidity क्या होती है. Rigidity ये होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना मुश्किल होता है. कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इजीली अमेंडेबल. जिस तरह ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग के लिए आपको 50% प्लस 1 वोट चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने के लिए आपको एक ज़्यादा मुश्किल रास्ता चाहिए होता है. तो इसमें 2 तरीके हैं फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अमेंड करने के लिए. पहला तरीका जो है वो ये है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट करे, पार्लियामेंट अमेंडमेंट मूव करे, या गवर्नमेंट से मुराद कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट. तो अगर अमेंडमेंट मूव बाय पार्लियामेंट और गवर्नमेंट मस्ट बी पास बाय बोथ हाउसेस, तो दोनों हाउसेस उसे पास करें सबसे पहले, तो दोनों हाउसेस उसे अप्रूव करें, और फिर वो रेफरेंडम में आम लोगों को रेफरेंडम में पेश किया जाएगा, और फिर अवाम अगर 50% प्लस 1 वोट उन्हें देती है, यानी जितने लोगों ने रेफरेंडम में पार्टिसिपेट किया उनकी मेजॉरिटी भी अगर उसे सपोर्ट करती है तो वो चीज़ होगी. सो रिजिड है क्योंकि एक तरफ आपको पार्लियामेंट की अप्रूवल चाहिए, दूसरी तरफ आपको रेफरेंडम भी चाहिए. तो इट्स अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. दूसरा सिनारियो ये है कि अगर तो प्रेसिडेंट मूव करता है आर्टिकल 89 के तहत उनके के अमेंडमेंट करनी है, तो फिर कांग्रेस की जो उनके दोनों हाउसेज हैं उनकी 3/5 वोट्स चाहिए, यानी आधे से ज्यादा. सो नॉट 50% प्लस 1 बिकॉज 3/5 इज ग्रेटर देन दैट. तो आपको ज्यादा वोट्स चाहिए. ऑल्सो ये रिजिड इसलिए भी है क्योंकि कुछ सेक्शंस उसके इम्यूटेबल हैं. So constitution prohibits amending or affecting the republicanism or the integrity of state. कि जो republican nature है उसकी या उसकी integrity state की जो है वो ऐसी कोई amendment नहीं हो सकती जो इनको affect करे. तीसरा ये that it institutes republican democracy. Republican democracy से मुराद ये है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होगी, नुमाइंदे रिप्रेजेंट इलेक्ट होंगे, वो आगे से उसको करेंगे. आर्टिकल 1 proclaims that France will be a republic, indivisible, secular, democratic and social. National sovereignty belongs to people who shall exercise their sovereignty through their representative and referendum. ये ना लाइन जरा गौर से आर्टिकल 3 की याद रख लेगा, इसको हम
आपको मैं रेफरेंस दूंगा जब हम डिस्कस करेंगे ना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि जहां पर आएगा कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह विच विल बी एक्सरसाइज थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इस्लामिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट का ना फर्क उसके अंदर हम वाजे होगा। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट अमेंडेबल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 89, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। तो ये एक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी होगी। इट विल बी अ सेक्युलर स्टेट। फ्रांस विल हैव नो रिलीजन, it will be a-religious and equidistant from all religion. तो there will be a separation between religion and state। ये तकरीबन तमाम वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज के अंदर ये प्रिंसिपल पाया जाता है, यूएस के अंदर पाया जाता है कि एक सेक्युलर रियासत का कॉन्सेप्ट। कभी कभी इट्स की क्रिटिक की जाती है कि इन फ्रांस दे टेक देयर सेक्युलरिज्म टू फार, बिकॉज फ्रांस में पब्लिक प्लेसेस के अंदर दो तरह के सेक्युलरिज्म हो सकता है। एक सेक्युलरिज्म यूएस वाला है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वली टॉलरेटेड in public, so you can wear your scarf, you can wear your burqa, you can wear your the cross, you can wear the hat of David। आप किसी भी किस्म के रिलीजियस एम्बलम सिंबल्स आप पब्लिक में प्रीचिंग भी कर सकते हैं। यूएस का मॉडल फ्री स्पीच मॉडल एक्सेप्टिंग ऑल रिलीजन्स। फ्रांस का मॉडल इज ऑपोजिट टू दैट, इट इज दैट इट एक्सेप्ट्स नो रिलीजन इन पब्लिक प्लेसेस। तो हमें थोड़ी सी मिसकंसेप्शन भी है हमारे यहाँ फ्रांस के मुतल्लिक, जब वो आता है कि बुर्का बैन कर दिया। टेक्निकली वो बुर्का बैन नहीं था, वो बेसिकली ये था कि ऑल फॉर्म्स ऑफ फेस कवरिंग्स फ्रांस ने बैन कर दी थी। सो आप स्कार्फ ले सकते थे बट यू कैन नॉट कवर योर फेसेस बिकॉज सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से वो फिर सीसीटीवी कैमरास में आइडेंटिफाई नहीं थे होते। इसी तरह जो पब्लिक प्लेसेस में स्कूल्स वगैरह में कहीं पर भी क्रॉस या द स्टार ऑफ डेविड ज्यूस का जो होता है वो वगैरह पहनने पे पाबंदी थी। तो फ्रांस एक डिफरेंट मॉडल है, एग्रेसिव मॉडल है सेक्युलरिज्म का। while US model is कि all religions will be equally tolerated, French model is secularism is that no religion will be tolerated in public spaces। public private spaces में तो obviously हर कोई कर सकता है, but in public spaces religious symbols like schools वगैरह इन जगहों पे और या religious teaching वगैरह वो नहीं करते। then the idea of civil and political rights, फ्रांस में ये चीज बड़ी अहम है। और डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजंस ऑफ 1789, ये दिस वाज बेसिकली जिस तरह अमेरिकन डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ये डेक्लेरेशन उन्होंने किया। दिस वाज ड्राफ्टेड इन कंसल्टेशन विद थॉमस जेफरसन, क्योंकि इससे 10 साल पहले अमेरिका में अमेरिकन रेवोल्यूशन आई थी, 10 साल बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आई। अमेरिकन रेवोल्यूशन में फ्रांस ने सपोर्ट किया अमेरिका को, फाउंडिंग फादर्स को। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आई तो जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको फिर इन्होंने सपोर्ट किया। थॉमस जेफरसन वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ड्राफ्टिंग दिस, हेल्पिंग आउट इन ड्राफ्टिंग दिस। एंड थॉमस जेफरसन ने खुद डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस यूएस के अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी ड्राफ्ट किया। इसमें बेसिकली दिस सेट आउट देयर ideas about liberty, about freedom, about political rights, because वो एक मोनार्की किंग लुइस 13 के खिलाफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेकर आए थे। और फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इवेंट्स ऑफ द हिस्ट्री। इसमें बहुत मूवीज भी हैं, बहुत ज़्यादा। It's a very famous movie that I'm forgetting on French Revolution. It's a musical, I forgot the name. But French Revolution पे आप कोई YouTube पे वीडियो देख लें, just go out YouTube and type French Revolution explained, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि what French Revolution was। तो उसके एंड पे फिर ये ड्राफ्ट की गई थी। And there are 3 principles that are liberty, equality and fraternity. This is in French, Article 2, कि ये बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर फ्रांस की रिपब्लिक खड़ी है। ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स वो डिफेंड होते हैं, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 4 में हमें उसकी मैनिफेस्टेशन नजर आती है, दैट सफरेज व्हिच इज दैट राइट टू वोट मस्ट बी यूनिवर्सल, इक्वल एंड सीक्रेट। France has a bicameral legislature, which is anomaly because France is a unitary state. Unitary states generally don't have or require bicameral legislatures because center से सब कुछ कंट्रोल करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की रिप्रेजेंटेशन सेनेट में, अपर हाउस में ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर फ्रांस एक anomaly है कि डिस्पाइट बीइंग अ यूनिटरी स्टेट इट हैज बाइकेमरल लेजिस्लेचर। या आप अपने यूनिटरी स्टेट्स और फेडरल स्टेट्स की जब हम बात कर रहे थे बाइकेमरल पोल 7 में, तो उधर एग्जांपल भी डाल सकते हैं एनएमली की। तो उनका जो लोअर हाउस है वो उनकी नेशनल असेंबली है, और नेशनल असेंबली में डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये उनका लोअर हाउस है। इसमें 577 सीट्स हैं जिन्हें वो डेप्यूटीज कहते हैं, जैसे हम एमएनए कहते हैं मेंबर नेशनल असेंबली, तो वो डेप्यूटी कहते हैं। दे हैव अ 2 राउंड सिस्टम। I don't
this AC is for me, don't write it in your notes. This is animation Q. Where is the animation? Yeah. So a 2-round system looks like this. कि राउंड 1 में पहले इलेक्शन होगा, ये 5 कैंडिडेट्स कंटेस्ट किए. सो आई वोटेड फॉर जॉन सिटीजन, आपने जो स्मिथ को किया, किसी ने जेन डो को किया. इवेंचुअली आफ्टर द एंड ऑफ इलेक्शंस जेन डो एंड मैरी हिल, these 2 people got the highest votes. मतलब इसको 20% मिले, इसको 15% मिले, इसको भी 15% मिले, 50, इसको 25 और इसको 25. यानी हाईएस्ट जो इन सब में वोट्स थे वो जेन और मैरी को मिले, 25% सबसे ज्यादा बाकियों से. तो फिर अगले दफा दोबारा इलेक्शन होगा और उसमें जो हाईएस्ट 2 कैंडिडेट्स थे सिर्फ उन्हीं का बीच होगा, और मैं फिर दोबारा वोट देने जाऊंगा और फिर उनमें से किसी को, इन दोनों में से फिर मैंने बाद में मैरी हिल को दिया, और फिर जो ज्यादा इन दोनों में से वोट लेगा वो जीतेगा. सो दिस इज अ गुड आइडिया. बेसिकली इस तरह ये इंश्योर होता है कि जो भी इवेंचुअली कैंडिडेट आए उसकी 50% से ज्यादा लोगों की सपोर्ट हो. तो 2 राउंड सिस्टम के थ्रू उनके लोअर हाउस के इलेक्शन होते हैं. आपने अगर ज्यादा इस पर देखना है तो आप यूट्यूब पे कोई और वीडियो भी देख सकते हैं 2 राउंड सिस्टम की, वो आगे वैसे आपको मैंने एक अटैच भी की हुई है. दे हैव अ 5-year मैंडेट. देन यू हैव सेनेट which represents the, जिस तरह सेनेट का काम होता है कि वो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है. सो दे रिप्रेजेंट द टेरिटोरियल एक्टिविटीज ऑफ द रिपब्लिक एंड ओवरसीज उनकी जो टेरिटरीज हैं. फ्रांस स्टिल हैज सर्टेन ओवरसीज टेरिटरीज, तो वो उनको भी रिप्रेजेंट करता है. इट इज इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जैसे हमारा भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है सेनेट में. दे हैव 348 सीट्स. दे हैव अ 9-year टर्म. 1/3 of the house is replaced every 3 years. So 9 साल की टर्म है, लेकिन ये इस तरीके से डिवाइडेड है कि हर 3 साल के बाद 1/3 of the Senate is up for re-election. ठीक है. So after every 3 years 1/3 Senate gets re-elected. आखिरी बात ये कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरह मैंने डिस्कस किया था, एंड विच इज व्हाई बाइकेमलिज्म इज एन अनोमली. इट हैज अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. Local governments derive their power from central government, not from constitution. You remember this from unitary system के जो local और provincial governments होती हैं वो exist कर सकती हैं unitary state में, मगर उनकी जो power का वो उनकी कोई independent autonomous हैसियत नहीं है. Constitution directly उन्हें power नहीं देता, वो central government की मर्जी है उन्हें चाहे power दे या ना दे. It's an anomaly. It has a semi-presidential system of government. अच्छा, अब semi-presidential system क्या है? क्योंकि इसमें दोनों है. यहाँ पर एक प्रेसिडेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है और प्राइम मिनिस्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है, विच इज फाइन. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज के अंदर प्रेसिडेंट एग्जिस्ट कर सकता है और उसकी नॉमिनल पावर्स होती हैं, इंडिया, पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस. लेकिन फ्रांस में डिफरेंट है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ पार्लियामेंट्री सिस्टम बिकॉज एक पॉपुलरली इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट है, पॉपुलरली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है. वहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का. हमारे यहाँ इंडिया में और पाकिस्तान में डायरेक्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. तो ये पॉपुलरली इलेक्टेड इलेक्शन है, which makes it different. Also, president's role is not just ceremonial. Parliamentary states में उसका रोल सेरेमोनियल होता है, सिर्फ दस्तखत किए, तस्वीरें खिंचवाएंगे, that's it, like how पाकिस्तान या इंडिया में होता है. मगर फ्रांस के अंदर प्रेसिडेंट का रोल सेरेमोनियल नहीं है. उसके पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, पावर्स ऑफ फ्रेंच प्रेसिडेंट में. इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर जो पावर्स हैं, जो कैबिनेट होती है, वो प्रेसिडेंट की मर्जी से बनती है, लाइक इन यूएस, और प्रेसिडेंट के डिस्पोजल पे काम करती है. जब चाहे प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है, और वो अमूमी तौर पे लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते प्रेसिडेंशियल सिस्टम में. बट फ्रांस के अंदर जो कैबिनेट है, इट इज नेम्ड बाय प्रेसिडेंट, मगर वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर को. तो यानी इन्होंने फ्यूजन, हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट किया हुआ दोनों का. प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डिसॉल्व असेंबली एंड डिक्लेयर इमरजेंसी, गेनिंग डिक्टेटोरियल पावर. सो प्रेसिडेंट हैज अ लॉट ऑफ पावर इन दैट सिस्टम, which makes it semi-presidential system. Also, this video on YouTube, Financial Times की French election process explained. तो इससे आपको पता भी चल जाएगा. इसमें भी French president भी 2 round system के through elect होता है direct. Rationalized parliament. Rationalized parliament का मतलब ये है कि पार्लियामेंट की पावर्स कुछ लिमिटेड हैं, उनका नंबर लिमिटेड है. हमने जो बात की थी अभी कि हर पावर पार्लियामेंट के पास नहीं है. प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर्स हैं. एग्जीक्यूटिव को, जो कैबिनेट है, एग्जीक्यूटिव है, उसको बहुत एम्पावर किया गया फ्रांस में. और उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट बहुत अनस्टेबल थी फ्रांस में.
तो फोर्थ रिपब्लिक के अंदर जैसे मैंने आपको बताया 21 गवर्नमेंट्स वर चेंज्ड इन 12 इयर्स। तो द आइडिया वाज कि एक स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव, स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट क्रिएट किया जाए कि इवन दो पार्लियामेंट में अगर फियास्को भी है, पार्लियामेंट इंडिसाइसिव भी है, तो एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट एग्जिस्ट करे चीजों को मैनेज करने के लिए। ऑल्सो बिकॉज फिफ्थ रिपब्लिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट वाज ड्राफ्टेड बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट चार्ल्स डे गॉल। चार्ल्स डे गॉल वाज अ मिलिट्री जनरल फिर हिस्टोरिकली, तो उसने पावर, वो ही बिलीव्ड इन द पावर कंसंट्रेशन इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। So restrictions over the powers of parliament for a stable order. Ministers are not part of legislature. They are not part of legislature, which allows them to function independently, but they are responsible to legislature क्योंकि एक hybrid system है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बॉडी एग्जिस्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल की। सो जुडिशियल रिव्यू जो है, जैसे हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू की जिस तरह हमने डिस्कशन की थी, यूएस के अंदर जुडिशियल रिव्यू यूएस सुप्रीम कोर्ट करती है, दूसरी कोर्ट्स भी करती हैं लेकिन प्राइमरली सुप्रीम कोर्ट करेगी कि एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट or executive action, whether it's constitutional or unconstitutional, whether it is ultra vires to the constitution or not, वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है। हमारे यहाँ भी एक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करती है, वही सुप्रीम कोर्ट दूसरे फैसले भी करती है। मगर फ्रांस में उन्होंने एक सेपरेट बॉडी क्रिएट की हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसका काम ही बेसिकली ये है कि उसने चेक करना है कि क्या कोई लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है। वैलिडेट द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट। इसके 9 मेंबर होते हैं और हर मेंबर का 9 साल का टेन्योर होता है, और उसी तरह सेनेट की तरह 1/3 इज रिप्लेस्ड एवरी 3 years, यानी 3 मेंबर हर 3 साल बाद रिटायर करते हैं, क्योंकि हर 3 साल बाद 3 मेंबर्स का 9 साल का पीरियड पूरा हो जाता है। फिर अगले वाले का हर 3 साल बाद, अगले 3 साल बाद उसका 9 साल का पीरियड पूरा हो जाएगा। ये 9 मेंबर आते कहां से हैं? 3 मेंबर्स इसके नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, जो पूरे मुल्क का प्रेसिडेंट है। 3 मेंबर्स नॉमिनेट करता है जो सेनेट का प्रेसिडेंट है, और 3 मेंबर्स नॉमिनेट करता है जो नेशनल असेंबली का प्रेसिडेंट है। तो जैसे हमारा स्पीकर नेशनल असेंबली होता है, चेयरमैन सेनेट होता है, तो उनका वो इसका भी प्रेसिडेंट कहते हैं। सो प्रेसिडेंट नेशनल असेंबली, प्रेसिडेंट सेनेट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक, वो तीनों 3-3 नाम नॉमिनेट करके 9 मेंबर्स बनते हैं। इनकी 2 मेन पावर्स होती हैं, the supervision of elections, both presidential and parliamentary, and ensuring legitimacy of referendums. These are the articles, and the judicial review. अगला आइडिया है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स का। फ्रांस के अंदर, इस पे हम एक पूरा लेक्चर कवर करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ जो डिसीजंस के खिलाफ जो उनके डिसीजंस या एक्शंस के खिलाफ ऑफिशियल कैपेसिटी में जो केसेस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में होते हैं। सो दे हैव अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, ऑर्डिनरी लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डिनरी कोर्ट्स अप्लाई टू ऑर्डिनरी सिटीजंस, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स अप्लाई टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सिविल सर्वेंट्स। तो उनके लॉज उन पे अप्लाई होते हैं। ये आपने याद रखना है कि डाइसी आर्ग्यूज दैट this is a violation of the principle of rule of law, and you should refer to the lecture in rule of law के जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि why this is a problem। बट ये जब हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स तो हम इन्हें डिटेल में देखेंगे। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट। आई होप दिस lecture was helpful to you guys. Make sure to do your readings that I have recommended to you guys. I'll see you guys next time. Thank you. President and its comparison with the US president, and सो यूएस प्रेसिडेंट और फ्रेंच प्रेसिडेंट में कुछ सिमिलरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और वहाँ पर प्योर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इन टर्म्स ऑफ हाउ देयर कॉन्स्टिट्यूशंस आर ड्राफ्टेड। तो सबसे पहले अगर हम फ्रेंच प्रेसिडेंट की बात करें तो it's the nation's most senior office and it outranks all other politicians. French presidential elections बड़े important होते हैं and people take a very keen interest in them. नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी में फ्रेंच प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट ऑटोनमस पावर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करती हैं। इमैनुअल मैक्रोन इज द current president from the political party in Marche. The youngest president, he is the youngest president in French history ever since Napoleon, who has been the youngest head of state before him. Now let's talk about the powers and functions. So सबसे पहले उसी तरह he is the constitutional head of the state, supreme commander of the armed forces. He names the cabinet, who are approved by the Congress, National Assembly and Senate. फ्रांस में he presides over the meetings of the cabinet. Cabinet को वहाँ पर council of ministers कहा जाता है. He signs all treaties,
लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एंड ऑर्डिनेंसेस, ये बातें आपको पता है जनरली. सो यूएस प्रेसिडेंट ऑन द अदर हैंड इज बोथ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट. तो ये एक फर्क है. एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव पावर ये है दैट ही अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, जो भी इलेक्शन में जीत कर आते हैं उनको, एंड अदर मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग सिविल एंड मिलिट्री. He is the supreme commander and directs the strategic policy of the military. Like US president, French president military के ऊपर military policy और strategic policy control करता है. इसकी बहुत ज़्यादा मैं आपको examples दूंगा इसमें. So for instance, Francois Hollande जो पिछला president था, he decided to withdraw combat troops from Afghanistan in 2012. So that was his decision. Parliament वगैरह का चक्कर कोई नहीं, उसने direct अपनी जो powers थी independent उनके ज़रिए military decisions लिए. French president also directs the foreign policy directly. इसमें मैं आपको काफ़ी मिसालें दूंगा. For instance, Emmanuel Macron's pivot to Russia and divorcing America policy, Macron's anti-EU enlargement policy against EU accession with Albania and North Macedonia. So he was against that. Macron's backing of Kurdish forces in response to Turkish invasion of northern Syria in Operation Olive Branch 2018. His continuation of Operation Barkhane in African Sahel region, which started in the tenure of Hollande. President Macron condemned US withdrawal from Iran nuclear deal. So you see that French president has a lot of power in terms of foreign policy. तो पूरी security, external security, military, strategic और foreign policy French president control करता है और dictate करता है. Unlike US, the treaties and orders are not subject to ratification by any of the chamber of the legislature in France. तो फ्रांस में US के अंदर हमें पता है कि कोई भी foreign treaty जो साइन करता है president, उसे Senate से ratify करवाना पड़ता है हमेशा. लेकिन France के अंदर president independently on his own initiative can do these things. So it's very powerful in that regard. एक इसके अंदर छोटा सा सब पॉइंट है कि expansion over time ज़्यादा कैसे हुआ presidential power में. तो पहले तो सिर्फ इधर तक लिमिटेड था, लेकिन अब पावर फ्रेंच प्रेसिडेंट की मजीद बढ़ गई है दो रीजन की वजह से. द एंड ऑफ कोहैबिटेशन फ्रांस के पॉलिटिकल लेक्सिकन में यूज किया जाता था कि प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी से है क्योंकि वो लेजिस्लेचर में इलेक्शन जीत के आए हैं, और प्रेसिडेंट दूसरी पार्टी से है. इसे कोहैबिटेशन कहते थे कि दो डिफरेंट पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स कोहैबिटेट कर रहे हैं इकट्ठे. तो ये खत्म हो गया ओवर टाइम. नाउ जनरली जिस पार्टी की का प्रेसिडेंट होता है उसी पार्टी की लेजिस्लेचर में भी डोमिनेंस होती है. तो चूंकि प्रेसिडेंट जनरली पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता था, तो अब उसी की पॉलिटिकल पार्टी पार्लियामेंट में भी है, तो वो एक बहुत सुप्रीम पावरफुल पोजीशन अस्यूम कर लेता है. वो अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन भी उसकी हो जाएगी क्योंकि पार्टी के मेंबरान जो हैं वो उसके मर्जी के हैं. दूसरा, अनस्टेबल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट. सो फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल पॉलिसी का डायरेक्ट अब इम्तजाज है, इनमें लाइंस बहुत ब्लर हो गई हैं. सो व्हाट यू डू एक्सटर्नली इम्पैक्ट्स यू इंटरनली एज वेल. पेरिस अटैक्स में हमें इसकी सबसे वाज़ेह शक्ल नजर आई कि इराक और सीरिया में जो फॉरेन पॉलिसी थी फ्रांस की और दूसरे ममालिक की, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आईसिस की शक्ल में हमें इन द हार्ट ऑफ यूरोप नजर आता है. तो जब आईसिस ने पेरिस अटैक्स किए, फिर फ्रांस में इमरजेंसी लगा दी गई, तो प्रेसिडेंट का रोल जिसका एक्सटर्नल पॉलिसी में रोल है वो ऑटोमेटिकली रोल क्रीप इन करना शुरू हो गया इंटरनल पॉलिसी में भी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ही बिकॉज एक्सटर्नल पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करती है. उसकी लेजिस्लेटिव पावर्स आर इन्यूमरेटेड इन 10, 11, 12. Power to convene or prorogue parliamentary sessions, right to address the parliament. Like POTUS, he can send messages to the parliament. Promulgation of law within 15 days following its submission to the government. Dissolve the National Assembly after consulting Prime Minister and the President of both houses, he can do that. तीसरी अगली इसकी लेजिस्लेटिव पावर ये है that he can submit a bill to a referendum. तो फॉर इंस्टेंस कोई बिल अगर वो देता है चाहता है तो वो बिल को रेफरेंडम में भेज सकता है. अगर वो पार्लियामेंट से चाहता है कि वो एक बिल पास करें और उसे एक्ट में कन्वर्ट करें और वो नहीं करते हैं, वो फेल हो जाए, तो यू कैन प्रेजेंट दैट टू रेफरेंडम. और अगर अप्रूव हो जाता है रेफरेंडम में तो ही कैन प्रोमलगेट दैट बिल इन 15 days. पोटस डज नॉट एंजॉय दिस प्रिविलेज कि उसके पास कोई तरीका नहीं है खुद लेजिस्लेशन पास करने का, ना पार्लियामेंट में ना ही वो उसे रेफरेंडम में पेश कर सकते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड जो वीटो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस की ज्यादा है फ्रेंच प्रेसिडेंट से. कुछ चीज़ों में उनकी पावर ज़्यादा है, कुछ चीज़ों में उसकी ज़्यादा है. सो वीटो पावर जो है वो यूएस प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा है. फ्रांस के अंदर जो प्रेसिडेंट है, ही कैन जस्ट रिक्वेस्ट वन अनदर रीडिंग
बाय द असेंबली वंस। वो एक अनदर एक रीडिंग रिक्वेस्ट कर सकता है कि एक नजरसानी इसकी कर लें, ये मेरी रिकमेंडेशंस वगैरह हैं, आप इस पे नजरसानी कर लें, और सिर्फ एक दफा रिक्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद अगर पार्लियामेंट करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती तो उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पोटस लेकिन सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो जो हमने डिस्कस किया था वो उसके पास एग्जिस्ट करता है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर किसी बिल की वैलिडिटी चेक करनी है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इन कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं है या इन कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ही कैन रेफर द बिल टू द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। पोर्टस डज नॉट एंजॉय दिस प्रिविलेज। वो सुप्रीम कोर्ट में लोग भेजते हैं तो वो चैलेंज होती है तो वो चीज़ जुडिशियल रिव्यू में जाती है, लेकिन फ्रेंच प्रेसिडेंट डायरेक्टली अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को भेज देता है कि ए लो पढ़ो, कानून चेक करो कि ये क्या वैलिड वैलिड है या नहीं है, इन कहीं कॉन्स्टिट्यूशन से तजाद में तो नहीं। जुडिशियल पावर्स की बात की जाए तो ही हैज द पावर ऑफ पार्डन, रिप्रीव एंड एमनेस्टी। ही अपॉइंट्स 3 मेंबर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। टोटल इसके मेंबर 9 होते हैं। रिमेंबर 3 प्रेसिडेंट करता है, 3 प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट करता है और 3 प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली करता है। यूज टू अच्छा, इससे पहले एक हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी एग्जिस्ट करती है फ्रांस में, जिसका काम है जो अपॉइंटमेंट्स करती हैं तमाम जुडिशियल ब्रांचेस के अंदर, जजेस की, हायर जजेस की। जैसे हमारी जुडिशियल कमेटी एग्जिस्ट करती है पाकिस्तान में, वहाँ हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी एग्जिस्ट करती है। वो बेसिकली सारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स करते हैं। जो उस हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी के मेंबर्स हैं, जो उस हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी के मेंबर्स हैं, 9 मेंबर्स आउट ऑफ 20, वो पहले प्रेसिडेंट किया करता था, तो वो ये भी उसकी बहुत बड़ी पावर थी। लेकिन ओवर टाइम वो पावर उससे ले ली गई है। नाउ दी हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी इज आल्सो एन इलेक्टेड बॉडी। तो बेसिकली इसको कोशिश की है उन्होंने टू मेक इट मोर इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये मैंने लिखा है सिमिलर टू पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से ज्यादा ये दिस इज सिमिलर टू पाकिस्तान जुडिशियल कमेटी। ये हम डिस्कस भी करेंगे जब हम 18th अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। Comparison with Portas, US president also enjoys political judicial patronage of pardon, reprieve and amnesty. ये वाला can appoint judges of higher judiciary but subject to approval by the Senate, but still वो appoint कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस। तो इसी के more or less similar power है इस केस के अंदर। इमरजेंसी पावर्स में यूएस प्रेसिडेंट लैक्स दिस इमरजेंसी पावर, बट आर्टिकल 16 के तहत जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, ही कैन डिक्लेयर इमरजेंसी if there is an imminent threat to the republic. During emergency, the president acquires almost dictatorial powers. Examples of the historical emergencies 1955 में जब अल्जीरिया में political unrest था due to calls for independence, तब emergency लगाई गई। 1958 में जब दोबारा अपराइजिंग हुई अल्जीरिया में and afterwards they got independence, तब emergency लगाई गई। 1961 में चार्ल्स डिगोल जो उनका पहला प्रेसिडेंट था फिफ्थ रिपब्लिक में, उसके खिलाफ एक फेल्ड कू हुआ जिसके बाद डिगोल ने इमरजेंसी लगाई। 1984 में न्यू कैलेडोनिया बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के साथ एक छोटा सा जजीरा है जो बेसिकली अभी भी फ्रांस के अंडर आता है, कंट्रोल में आता है, जस्ट लाइक हवाई जैसे यूएस का एक, यहाँ अलास्का एक फ्रांस के अंडर आता है, कंट्रोल में आता है, जस्ट लाइक हवाई जैसे यूएस का एक, यहाँ अलास्का एक आउटपोस्ट स्टेट है उनकी। तो वहां पर इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स चल रही थी, तब इमरजेंसी लगाई गई न्यू कैलेडोनिया के अंदर, फ्रांस में नहीं। 2005 में सिविल अनरेस्ट था फ्रांस में, फ्रांस के अंदर, तब इमरजेंसी लगाई गई। नवंबर 2015 में पेरिस अटैक्स हुए, तब इमरजेंसी लगाई गई। और रिसेंटली जो कोविड-19 के अंदर हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई प्रेसिडेंट की तरफ से। इमरजेंसी के अंदर यही होता है कि अरेस्ट की पावर्स, डिटेंशन की पावर्स, रेड करने की पावर्स, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्राइवेट स्पेसेस को करने की पावर, और आपके राइट्स थोड़े से सबड्यू हो जाते हैं, तो रियासत के पास एक स्विफ्ट एक्शन की पॉसिबिलिटी होती है और वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट कमांड कर रहा होता है। फाइनेंशियल पावर्स इन अ वे बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर्स द बजट अंडर प्रेसिडेंट। इसी तरह यूएस के अंदर President of the United States submits budget request with the help of the Office of Management and Budget and possesses a veto power over spending bills. लेकिन एंड पे सारे पैसों की अप्रूवल कांग्रेस देती है। इसी से रिलेट करता है गवर्नमेंट शटडाउन वाला आइडिया, बिकॉज कांग्रेस अक्सर अप्रूव नहीं कर पाती बजट्स को। इट्स अ वेरी बैड हैंड राइटिंग। गवर्नमेंट shutdown. I can do good. Yeah, so
इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। अब इलेक्शन का प्रेसिडेंट का ताल्लुक किस तरीके से है, वो किस तरीके से इलेक्ट होता है, एक तो वो वीडियो आप लाजमी देखें जो मैंने पिछले लेक्चर में भी दी थी आपको, वो इससे डायरेक्टली रिलेट करती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि वो फ्रेंच सिटीजन होना चाहिए। दे मस्ट फर्स्ट गैदर 500 सिग्नेचर फ्रॉम इलेक्टेड ऑफिशियल्स लाइक मेयर्स। बेसिकली ये है कि हर बंदा मुंह उठा के प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना लड़ने लग जाए फ्रांस में। इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि कोई भी कर सकता है इलेक्शन कंटेस्ट, लेकिन इस तरह बहुत फ्रिवलस एप्लीकेशन में बहुत फ्रिवलस कैंडिडेट्स ना आ जाएं, सीरियस कैंडिडेट्स आए, या जो कैंडिडेट्स पॉपुलैरिटी रखते हैं वो आए। उन्होंने ये कहा कि तब तक आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते जब तक आप 500 सिग्नेचर्स नहीं लाते डिफरेंट इलेक्टेड ऑफिशियल्स के। फॉर एग्जांपल मेयर एक इलेक्टेड ऑफिशियल है, इस तरह और जो इलेक्टेड लोकल लेवल पे ऑफिशियल हैं आपको उनके 500 के सिग्नेचर्स चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर दिस। One can only serve for a maximum of 2 terms. Electoral process is that they are directly elected. Voting happens on Sundays except the French territories in Americas. वहाँ पे Sundays में नहीं होता। 2-round system of voting मैंने आपको बताया 2-round system क्या है, उस वीडियो में भी आप देखिएगा। If no candidate gets absolute majority in first round, top 2 candidates contest in second round. No one receives absolute majority in first round generally. De Gaulle has come closest with 44% of the votes, लेकिन वो भी पहले राउंड में कभी कोई 50% से ऊपर नहीं गया। अगर कोई भी 50% पहले राउंड में ले ले 50% से ज्यादा तो वो सीधा सीधा जीत गया, मगर कभी किसी ने इतने लिए ही नहीं। So this was today's lecture. Now in the next lecture we're going to discuss the features of French judicial system. Guys, in this lecture we're going to discuss French judicial system, and particularly their notion and their concept of administrative law, droit administratif. This concept of administrative law is basically हम उसको पहले डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक्स डिस्कस करने के बाद। सबसे पहले तो ये कि stems from Roman law. जो उनका ज़्यादा लॉ है that is based on the French Civil Code of 1804 which was developed under Napoleon the First. Judiciary is independent from the executive and legislature. हमने ये इनका सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल बुनियादी। दे हैव 2 मेन ब्रांचेस, जिस तरह मैंने आपसे डिस्कस किया था पहले, आपको एक मिसाल के तौर पे बताया था दैट दे हैव ऑर्डिनरी कोर्ट्स एंड दे हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। ऑर्डिनरी कोर्ट्स डील विद criminal and civil litigation, criminal and civil law, and administrative courts deal with administrative law which is supervises the government and handles complaints. तो मिसाल क्या है इन दोनों की? सो बेसिकली इस तरीके से है कि दे हैव ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो कि जिनका 3 स्टेप प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जिनका 3 स्टेप प्रोसेस है। अगर मैं पाकिस्तान में आपको मैं मिसाल के तौर पे बताता हूँ कि इन पाकिस्तान अगर मैंने कोई पर्सनल तौर पर कोई गलत काम किया है, या मेरा पर्सनल कोई मामला है कि मेरा आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट था और वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ब्रीच किया है, या आपने मेरे पैसे देने और आपने मेरे पैसे नहीं दिए, एक सिविल मामला है ये, तो भी हम पाकिस्तान में सिविल कोर्ट के अंदर जाएंगे। या अगर किसी ने किसी का कत्ल कर दिया और मैंने किसी को जख्मी किया है, किसी नुकसान पहुंचाया है और मेरे खिलाफ क्रिमिनल मुकदमा होता है, तो भी हम पाकिस्तान में उसी कोर्ट में जाएंगे। इवेंचुअली वहां से होता होता वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। वो बुनियादी तौर पर एक छोटा सा फर्क है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट का, कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आपके सिविल केसेस जाते हैं, सेशन कोर्ट के अंदर आपके क्रिमिनल केसेस जाते हैं, लेकिन वो बेसिकली एक ही जज दो डिफरेंट हैट्स पहन सकता है, लेकिन वो कोर्ट जनरली सेम है। और ऊपर जब उसका मुकदमा हाई कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो वही हाई कोर्ट सुनेगी उस केस को, वही सुप्रीम कोर्ट सुनेगी सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर। और तो ये तो होगी एक ऑर्डिनरी बात, यानी कि एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन मैंने सिविल और क्रिमिनल एक्शंस किए हैं तो मैं एक कोर्ट में गया हूँ। लेकिन अगर मैंने एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एज अ सिविल सर्वेंट, कोई एज एन असिस्टेंट कमिश्नर कोई फैसला सुनाया और उस फैसले से किसी को इतराज है पाकिस्तान के अंदर, तो भी वो सिविल कोर्ट में जाएगा, तो भी वो हाई कोर्ट में रेट करेगा मेरे खिलाफ, सेम कोर्ट। तो कोई सेपरेट कोर्ट्स में नहीं जा रहा वो मेरे फैसलों के खिलाफ या मेरे खिलाफ। So I in the capacity of individual, ordinary citizen, or I in the as a capacity of a civil servant, government servant, मेरे खिलाफ दोनों केसेस में आपने अगर कोई मुकदमा करना है तो आप सेम कोर्ट्स में ही जा रहे होंगे बुनियादी तौर पे। बट दैट्स नॉट द केस इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर जो ऑर्डिनरी केसेस हैं वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में चलते हैं, और अगर कोई सिविल सर्वेंट की कैपेसिटी में कोई काम करता है तो उसके खिलाफ केसेस एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में चलते हैं। हाँ, वो सिविल सर्वेंट भी जो क्राइम्स या जो मसले उसकी ऑर्डिनरी या एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी में है वो ऑर्डिनरी कोर्ट्स में जाएंगे। मगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो भी कोई उनके सिविल सर्वेंट्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो कोई फैसले करते हैं, डिसीजंस करते हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमात चलेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में चलेंगे।
सो ये अब देखें कि उनका ये ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, जो सबसे पहले ऑर्डिनरी केसेस ऑर्डिनरी इंफीरियर कोर्ट से शुरू होते हैं, कोर्ट ऑफ अपील में जाते हैं और कोर्ट ऑफ सेशन तक जाते हैं। आप ये समझ लें कि उनकी इंफीरियर कोर्ट हमारी सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इक्विवेलेंट है, उनकी कोर्ट ऑफ अपील हमारी हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट है, उनकी कोर्ट ऑफ सेशन सुप्रीम कोर्ट के इक्विवेलेंट है। इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव नोयत के केसेस हैं, जो गवर्नमेंट के सर्वेंट्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, ऑफिशियल कैपेसिटी में उन्होंने जो डिसीजंस किए उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से वो एडमिनिस्ट्रेटिव अपील कोर्ट में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अपील कोर्ट से वो स्टेट काउंसिल में जाते हैं। आप ये समझ लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के केसेस में ये वो हमारी डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव अपील कोर्ट के केस में हाई कोर्ट और स्टेट काउंसिल केसेस में सुप्रीम कोर्ट है। सो दैट्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। अच्छा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट एक होता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वो होती है कि जो सिर्फ उस कोर्ट के पास होती है, उसके अलावा किसी और की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होती। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस भी कहते हैं, जहां से केस शुरू होता है उन्हें कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कहते हैं। पाकिस्तान में कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है क्रिमिनल के केसेस में, और आपकी जो सिविल कोर्ट है वो है सिविल केसेस के अंदर। और फिर वो वहां से सिविल कोर्ट के केस जो है वो सिविल केस है अगर तो वो सेशन कोर्ट में जाता है, और अगर वो क्रिमिनल केस है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। तो दैट्स कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। वहां पर जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है वो इंफीरियर कोर्ट है। उसके बाद एक अपील कोर्ट एग्जिस्ट करती है, तो ये उनकी अपील कोर्ट है ऑर्डिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव के केस में, और ये इनकी सुप्रीम कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अपील। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू गाइज। ऑर्डिनरी कोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स फ्रांस के अंदर सेपरेट हैं, बाकी दुनिया में पाकिस्तान वगैरह में वो एक ही तरह की चलती हैं। ऑर्डिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में डिस्टिंक्शन नहीं है। तो टेक्निकली अगर हम बात करें तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील मैंने आपको बताया हर स्ट्रीम की एक एग्जिस्ट करती है। वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है, यूएस में सुप्रीम कोर्ट है, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, यूके में सुप्रीम कोर्ट है, फ्रांस में ये 4 तरह की हैं बेसिकली। एक तो कोर्ट ऑफ सेशन हो गई जो ऑर्डिनरी केसेस के लिए केसेस में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया। एक आपकी स्टेट काउंसिल होगी जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, और स्टेट काउंसिल में भी जनरली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जुडिशियल कैपेसिटी में बैठते हैं। तीसरी उनकी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है, जो कि जिसका जुरिस्डिक्शन जुडिशियल रिव्यू किया, जो हमने डिस्कस किया था, जिसके 9 मेंबर होते हैं, 3 मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट, 3 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट, 3 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली। सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल जो कि जुडिशियल रिव्यू चेक करती है। और एक उनकी चौथी कोर्ट एग्जिस्ट करती है, हाईएस्ट कोर्ट जुडिस्ट्रिक्शनल डिस्प्यूट्स काउंसिल, जो ये देखती है कि अगर ये XYZ कोई मुकदमा मेरे पास है तो क्या वो ऑर्डिनरी कोर्ट की केस में जाता है या स्टेट काउंसिल की केस में जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशनल में जाएगा। सो कोई केस हो सकता है कि जिसके अंदर कोर्ट ऑफ सेशन कहेगा ये ऑर्डिनरी केस है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपनी ऑर्डिनरी कैपेसिटी में किया है। स्टेट काउंसिल का नहीं, ऐसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है। तो ये फड्डा बन गया इनके बीच में। तो फिर जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल्स इसको रिजॉल्व करेगी और देखेगी कि ये किस कोर्ट में जाना चाहिए मुकदमा। या हो सकता है कोई मुकदमा आता हो जो दोनों इनकार करते हैं, कोर्ट ऑफ सेशन कहे हमने नहीं ये केस सुनना, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट का काम है, स्टेट काउंसिल सुने, स्टेट काउंसिल कहे हमने नहीं सुनना, ये तो कोर्ट ऑफ सेशन का काम है। तो उस केसेस में भी फिर जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट काउंसिल देखती है कि ये केस किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में लाया करता है। फीचर्स क्या हैं उनके जुडिशियल सिस्टम के? सबसे पहले तो एक सिविल लॉ है। कॉमन लॉ कंट्रीज बेसिकली जो पाकिस्तान, ब्रिटेन वगैरह, पाकिस्तान जो बेसिकली वो जो ब्रिटिश कॉलोनीज, कॉमनवेल्थ कंट्रीज जनरली हैव common law, common law generally derived from British jurisprudence, British system, हमने डिस्कस भी किया था British political system। On the other hand there is civil law जो है वो it's a written codified law जो कि रोमन लॉ से निकलता है। तो फ्रांस is one of them। Civil law was drafted during Napoleon's times in 1804 in France। डिफरेंट काइंड लॉज हैं जो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट उनकी जुडिशियल सिस्टम की बेसिस बनाते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड, हमारे भी यहाँ एक CPC एग्जिस्ट करता है हमारा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हमारा भी एक CRPC एग्जिस्ट करता है जो क्रिमिनल केसेस से डील करता है, ये सिविल केसेस से डील करता है। ये पीनल कोड, ये बेसिकली पेनल्टीज डिफाइन करता है। सिविल कोड, कमर्शियल कोड, सो ये डिफरेंट लॉज हैं जो कॉमन है फ्रांस के अंदर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये कि इवन दो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्डिनरी कोर्ट्स में फर्क है फ्रांस में, लेकिन क्रिमिनल और सिविल कोर्ट्स में ऑर्डिनरी के अंदर विद इन ऑर्डिनरी सिविल और क्रिमिनल केसेस में फर्क नहीं है। जबकि हमारे जैसे ममालिक में, बरतानिया में और पाकिस्तान में
एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑर्डिनरी कोर्ट्स में फ़र्क मौजूद नहीं है, लेकिन एक ही ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव मुकदमे भी सुनती हैं और ऑर्डिनरी मुकदमे भी सुनती हैं, लेकिन उस ऑर्डिनरी के अंदर लोअर लेवल पे सिविल और क्रिमिनल के अंदर फ़र्क पाया जाता है। जैसे मैंने बताया कि फ्रांस के अंदर ऑर्डिनरी कोर्ट्स ये हायरार्की है, तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले अगर सिविल केस का मुकदमा होता है, कोई सिविल नेचर का मुकदमा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, किसी के पैसे देने हैं, कोई किराएदार है, किसी ने बिजनेस में गबन किया है, उसके मुकदमात सिविल केसेस के होंगे, सिविल प्रोसीजर कोर्ट के तहत वो सिविल कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस उसकी सिविल कोर्ट होगी। अगर किसी का कत्ल हो गया, डाका डल गया, कोई इस तरह की चोरी वगैरह क्रिमिनल केस है, तो वो उसकी कोर्ट पहली जो सबसे पहला मुकदमा है वो मजिस्ट्रेट की अदालत में जाएगा, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। क्रिमिनल केसेस ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होगी उसकी। कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट से वो फिर आगे से सेशन कोर्ट में जाएगा क्रिमिनल केस, और अगर सिविल केस है तो वो आगे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। इधर से फिर दोनों केसेस आगे, इनके आगे जो एपेलेट अथॉरिटी है, कोर्ट ऑफ अपील है, वो हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट से आगे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील सुप्रीम कोर्ट है। सो यू सी के चाहे ये सारे इनमें से एडमिनिस्ट्रेटिव नोयत का केस है या ऑर्डिनरी नोयत का, वो इसी स्ट्रीम के अंदर ही घूमेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए सेपरेट नहीं है, लेकिन सिविल और क्रिमिनल के लिए लोअर लेवल पे सेपरेशन मौजूद है। जबकि फ्रांस के अंदर लोअर लेवल की क्रिमिनल और सिविल में ऑर्डिनरी में कोई सेपरेशन मौजूद नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव में मौजूद है। They operate on the principle of collegiality. The principle of collegiality is basically the idea के कोई भी केस एक जज नहीं सुनेगा। हमारे यहाँ तो सिंगल जज बेंच बनते हैं, तो मिनिमम 3 जजेस केस सुनेंगे। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि एक जज गलती कर सकता है, 3 कभी इकट्ठे गलती नहीं करेंगे, वो एक दूसरे को समझा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सो 1 जज एंड नॉट नंबर ऑफ देम कैन बी करप्टेड। दिस इज द असम्पशन अपॉन विच द प्रिंसिपल ऑफ कोलिजियलिटी rests. Britain does not have that system. We don't have that system. We do have 1 member judges. Independence of judiciary. Judges work under the Minister of Judicial Department. However, the High Council of Magistracy has strengthened the judiciary. Judges are irremovable except the charges of gross misconduct on the recommendation of High Council of Judiciary. ये आपको याद है मैंने जब बताया था कि अपॉइंटमेंट इसके थ्रू होती है, तो जुडिशियल कमेटी के इक्विवेलेंट, तो इट टर्न्स आउट कि उनकी रिमूवल भी हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी के थ्रू होती है। सो हाई काउंसिल ऑफ जुडिशरी हमारी जुडिशियल कमेटी के तौर पे एक्ट करती है इन अपॉइंटमेंट्स। पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स के लिए जुडिशियल कमेटी है, और रिमूवल ऑफ जजेस के लिए पाकिस्तान में सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। सो इट एक्ट्स एज, अगर हम हायर काउंसिल ऑफ जुडिशरी का पाकिस्तानी वर्जन देखें तो वो दोनों हैं, तो इट एक्ट्स बोथ एज जुडिशियल कमेटी एंड सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है जो पाकिस्तान है। जो आपको मैं एज अ रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि आगे कभी बातें जहन में डिस्कशन में आएंगी तो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो, आप कंपैरिजंस कर सकें, यू कैन हैव दैट मेंटल नोट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमेंबरिंग। तो जुडिशरी टेक्निकली इसलिए इंडिपेंडेंट है, कोई भी सियासी बंदा, क्योंकि हायर काउंसिल जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, डायरेक्टली इलेक्ट होती है, ये आगे से फिर जजेस को रिमूव कर सकती है, सिर्फ वो भी ग्रोस मिसकॉन्डक्ट के चार्जेस पे। तो इसलिए जुडिशरी लार्जली इंडिपेंडेंट है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल आई फॉरगॉट टू गिव, जब बुर्कीनी बैन हुआ था फ्रांस में, ये आप गूगल भी कीजिएगा और उसको एज अ रेफरेंस दीजिएगा इसके अंदर। बुर्कीनी बैन के वजह फुल बॉडी स्विम वेयर था, उसके ऊपर पाबंदी लगी थी, तो जुडिशरी ने वहां पर उसे नल एंड वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। सो यू सी, इवन दो पॉलिटिकल पार्टी और सियासी जो नैरेटिव था राइट विंग जमात मैरीन ले पेन की नेशनल फ्रंट का, वो ये था कि बैन होने चाहिए, इट्स अगेंस्ट फ्रेंच वैल्यूज ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंट थी तो उसने ये स्ट्राइक डाउन किया। Then there's this absence of habeas corpus. Habeas corpus is a writ. Writ jurisdiction एक चीज होती है, तो writ of habeas corpus बहुत फेमस है, जो आप में लॉ स्टूडेंट्स हैं वो तो इससे बहुत फेमिलियर हैं। writ of habeas corpus बेसिकली ये होती है कि आप कहते हो कि अगर किसी बंदे को डिटेन किया है पुलिस ने या गवर्नमेंट ने, तो उसको जज के सामने 24 घंटे के अंदर आपने एज सुन एज पॉसिबल पेश करना होता है जज के सामने, हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि मजिस्ट्रेट क्रिमिनल केसेस में रिमेंबर फर्स्ट अपील कोर्ट होती है, फर्स्ट इंस्टेंस कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस होती है। तो आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके बताना होता है कि इस बंदे को क्यों डिटेन किया, इसको क्यों कैद किया, इसको क्यों जेल में डाला है। द आइडिया इज के हमने जिस तरह पॉलिटिकल इवोल्यूशन पढ़ी है, तो मोनार्की के टाइम में या डिक्टेटरशिप्स के टाइम के अंदर राइट्स नहीं होते लोगों के पास, तो लोगों को जब मर्जी उठा के अंदर कर दो, लोगों को जब मर्जी जेल में डाल दो, किसी भी गुनाह में उनको बंद कर दो, बेगुनाह लोगों को भी बंद कर दो। मगर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, जो मॉडर्न गवर्नेंस का सिस्टम है, उसके अंदर आप लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करते हो। तो चूंकि आप लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट करते हो, तो आप किसी को आर्बिट्ररीली, विम्सिकली
दीज आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स कि आप किसी को एम ही उठा के नहीं अंदर डाल सकते। आपके पास रीजन, क्या लॉ ब्रेक किया है उसने, तो आप उस पुलिस वाले को, पुलिस को, या जिन्होंने गवर्नमेंट एजेंसी ने जिसने उठाया है, मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने, जुडिशरी के सामने ये साबित करना पड़ेगा कि हमने इसे क्यों उठाया और वेदर देयर इज अ सफिशिएंट कॉज टू डिटेन दैट पर्सन और नॉट। इफ द जुडिशरी इज नॉट सेटिस्फाइड देन उसको फिर रिलीज करना पड़ता है। ये हेबियस कॉर्पस का बेसिकली प्रिंसिपल है, दैट नो पर्सन शुड बी डिटेन आर्बिट्ररीली। तो हमारे यहाँ तो आर्टिकल 199 जो है पाकिस्तान का, वो डायरेक्टली रेट ऑफ हेबियस कॉर्पस उसके अंदर बात करता है। तो इट्स वेरी फेमस आर्टिकल 199। इसी तरह दुनिया के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशंस में एग्जिस्ट करता है, ब्रिटिश लीगल सिस्टम में ये एस्टैब्लिश्ड है। पाकिस्तान के सेक्शन 491 ऑफ सीआरपीसी में भी है, ये आपको मैंने 491 सीआरपीसी का लिखा भी है। एनी हाई कोर्ट may whenever it thinks fit direct that a person within the limits of its appellate criminal jurisdiction be brought up before the court to be dealt with according to law. That a person illegally or improperly detained in public or private custody within such limits be set at liberty. Illegally और improperly अगर किसी को detain किया public या private custody में, तो उसको आज़ादी दी जाए। तो ये बेसिकली हेबियस कॉर्पस है। तो देखें ये लॉ में हमारे मौजूद है। फ्रांस में ये एज अ लॉ मौजूद नहीं है, एज अ राइट ये मौजूद नहीं है। इवन दो प्रैक्टिस होता है जनरली, लेकिन इमरजेंसी केसेस में तो खैर बिल्कुल नहीं होता जब इमरजेंसी लगती है वहाँ। तो ब्रीफली आर्टिकल 65 फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का इसके बारे में बात करता है, बट इट्स नॉट प्रोवाइडेड। रिट एज अ सच कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती। रिट इज बेसिकली अ कमांड ऑफ द जुडिशरी। तो 5 रिट्स होती हैं, जिस तरह हमने आई थिंक पहले डिस्कस किया था। रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ सर्शियोराई, रिट ऑफ प्रोहिबिशन एंड रिट ऑफ क्वो वारंटो। इनके मतलब भी थोड़ा सा आप पढ़ लें। डू गूगल व्हाट रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज एंड हाउ इट हैज कम अबाउट। आपको ये वाली बात याद करने में भी आसानी होगी और इसके लिए आपको अच्छा कंटेंट भी मिल जाएगा। Now they also have a distinction between ordinary and administrative courts. ये मैंने आपको बड़ी डिटेल में अभी बताया कि they have ordinary law and ordinary courts for ordinary citizens. Administrative officials come under the jurisdiction of administrative law and administrative courts. Pakistan, India and Britain does not have separate laws for separate courts. ये वही बात जो मैंने आपसे पहले की थी as a revision. जुडिशियल रिव्यू रेस्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। पाकिस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट ही जुडिशियल रिव्यू करती है, इंडिया में भी वही करती है, यूएस में भी वही करती है, लेकिन उनकी जिस तरह वो मैंने आपको बताई थी 4 हाईएस्ट कोर्ट्स ऑफ अपील्स है, उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है जिसका काम जुडिशियल रिव्यू करना है। पाकिस्तान में नहीं है। ब्रिटिश में तो वैसे जुडिशियल रिव्यू ही जरिए से एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगेन एज अ रिविजन, कोर्ट ऑफ सेशन ऑर्डिनरी कोर्ट्स में, स्टेट काउंसिल एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल जुडिशियल रिव्यू के अंदर, और किसकी जुरिस्डिक्शन में कौन सा केस आता है उसके लिए जुरिस्डिक्शनल डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का सिस्टम है उसके अंदर हमने बात करनी है, एस्पेक्ट से सवाल आया था एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, तो वो फीचर्स में भी और इसमें भी आपने थोड़ा सा मर्ज करके इसका आंसर लिखना है। So it is administrative law, basically administrative agencies or administrative officials पे apply होता है। Government agencies are bound to follow administrative law. It is a type of public law. The concept of public law is, it is the sum total of the principles according to which the activity of the services other than judiciary concerned with the execution of law is concerned. यानी कि तकरीब basically public service, civil service, government service, यानी government के जितने मुलाजमीन हैं। It relates to public administration, it's related to organization, finance and responsibility of all public authorities, law of official powers or the law which determines the discretion permitted to administrative officers and agencies. So these are different definitions which are basically saying the same thing, you would notice. But for a content creation के लिए आपको different definitions याद करके लिखनी पड़ेंगी. Same thing, public officials, civil servants, public authorities, administrators, जो भी government के मुलाजमीन हैं उनके ऊपर। एवी डाइसी का क्या ओपिनियन है? उसका ओपिनियन ये है कि हमने ये रूल ऑफ लॉ की में भी हम इसको देखेंगे। वो ये कि देयर आर 3 फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम। द राइट्स ऑफ द स्टेट आर डिटरमिन्ड बाय अ स्पेशल बॉडी ऑफ लॉज व्हिच आर नॉट एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी सिटीजंस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों पे सिर्फ लग रहा है ये। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स डू नॉट हैव जजेस बट स्टेट ऑफिशियल्स हु ट्राई स्टेट ऑफिशियल्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। Special protection is given to officials for acts performed in their official capacities. तो डाइसी को ये लगता है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है। इस सिस्टम के तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स हैं दे गेट मोर लीवे, दे गेट मोर प्रोटेक्शन, बिकॉज उन्हीं के सुपीरियर्स पर उनका ट्रायल कर रहे होते हैं, उनको सेपरेट लॉ डील कर रहा है, ऑर्डिनरी लॉ डील नहीं कर रहा, तो दैट्स अ वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। फिर इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव
ट्रिब्यूनल कोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स की जो हायरार्की है, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ वो चार्ट के अंदर, वो ये थी कि सबसे पहला टीयर जो लोएस्ट टीयर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल काउंसिल है। दिस इज द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, केस यहाँ से शुरू होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स के अंदर। कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो डिस्प्यूट है गवर्नमेंट ऑफिशियल से, वो यहाँ से शुरू होगा। म्यूनिसिपल मैटर्स और कैंटोनल इलेक्शंस को भी ये डील करते हैं। जो सेकंड कोर्ट ऑफ अपील है विच विल बी इक्विवेलेंट टू अवर हाई कोर्ट, वो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अपील कोर्ट है, जिसमें इसके डिसीजंस के खिलाफ अपील इस कोर्ट में जाती है। इट वाज क्रिएटेड 1987। इट वाज क्रिएटेड टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो उनकी स्टेट काउंसिल है विच इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव टियर, और ये गवर्नमेंट को एडवाइस भी करती है डिफरेंट मामला के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से डील करता है, उसके सोर्सेज क्या हैं? रिटन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, जैसे कि बताया मैंने आपको, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड राइट्स ऑफ सिटीजंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टैट्यूट, स्टैट्यूट्स मींस एक्ट्स, एक्ट्स मींस पार्लियामेंट के जो लॉज हैं, उन्होंने जो लॉज ओवर टाइम बनाए हैं, यानी अपनी पार्लियामेंट में जो लॉज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज पास किए हैं वो। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, जैसे फॉर इंस्टेंस जुडिशियल डिसीजंस, तो जुडिशियल डिसीजंस इसके अंदर आ गए, वो भी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को इवॉल्व किया है। जो पार्लियामेंट के एक्ट्स हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पे बाइंडिंग है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड लॉज हैं, कुछ ऑर्गेनिक, ऑर्डिनरी और फाइनेंस लॉ से रिलेटेड है। और रेगुलेशन इसका एक सोर्स है। रेगुलेशन की दो पावर अथॉरिटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21 और 13 के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम जो इशू करता है। आखिरी ये 14 मिनट की वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, हमने अभी तक जितनी भी डिस्कशन की उसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली और बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो के अंदर समराइज किया हुआ है कि फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, उसकी पार्लियामेंट कैसे काम करती है, प्रेसिडेंट का क्या रिलेशन है, कैबिनेट कैसे है, जुडिशियल क्या है, तो वो सारा इसके अंदर एक अच्छी समरी इसके अंदर आपको मिलेगी। सो आफ्टर दिस डू वॉच दिस समरी ऑन यूट्यूब. So that's all for today. In the next lecture we're going to discuss the constitutions of Pakistan. I'll see you guys next time.